आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। आज एक छोटे से विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हम सभी जानते हैं ये जो क्रिया है, क्रिया को हमने दो मूल रूप में बांटा है। इन दो मूल रूपों में क्रिया के जो दो रूप थे उस रूप को हमने चर्चा करते हुए देखा है। कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर क्रिया के मुख्य दो भेद हैं। कर्म के आधार पर जो चर्चा हुई थी उस चर्चा को मैंने आप सभी के सामने बातों को बहुत पहले ही रखा है। वो आप मेरे ऊपर के ये जो आई बटन है इसमें क्लिक करके देख सकते हैं। कर्म के आधार पर संज्ञा क्रिया किसे कहा जाता है, क्रिया क्या है, कर्म के आधार पर वहाँ हमने बहुत अच्छे से चर्चा किया है। आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज जिसकी हम चर्चा करेंगे वो दूसरा विषय, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। आज जो हमारा चर्चा का विषय है, संरचना के आधार पर क्रिया को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, आइए एक बार देखते हैं। सीधी अभी यात्रा प्रारंभ करते हैं। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, संरचना के आधार पर क्रिया के क्या क्या भेद हो सकते हैं, आइए समझते हैं, जानने की प्रयास करते हैं। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद बोलेंगे तो मूल यहाँ 4 क्रिया के भेद आते हैं संरचना के आधार पर। अभी वो 4 क्या क्या हैं देखिए। सर्वप्रथम एकदम हमें याद रखना है, सर्वप्रथम है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक शब्द से ही हमें जानकारी प्राप्त होना चाहिए कि ये प्रेरणार्थक है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्या, हम चर्चा बाद में करेंगे। अभी देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। अभी प्रेरणार्थक क्या है, संयुक्त क्रिया क्या है, नाम धातु क्रिया क्या है और पूर्वकालिक क्रिया क्या है, इसको एकदम समझने के प्रयास करते हैं। बहुत कठिन विषय नहीं, आसान है एकदम। आप अंत तक इस वीडियो को देखते जाएंगे तो पूरा का पूरा दावे के साथ बोलूँगा, आपको क्लियर करके छोड़ूंगा। आइए अभी देखेंगे। पहले है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब हम जानते हैं, जो क्रिया बोलेंगे तो जो कर्ता है, कर्ता द्वारा संपन्न होने वाला कार्य वो है क्रिया। अभी यहाँ जो है ना, प्रेरणार्थक मतलब कोई प्रेरणा देगा। कौन देगा, कर्ता। जो कर्ता होगा, जिसके द्वारा कर्म संपन्न हुआ होगा। क्रिया के लिए कर्ता होना जरूरी है। कर्ता जब कर्म को संपन्न करता है, मतलब कोई कार्य संपन्न करता है तो वो क्रिया बनता है। यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया मतलब जो कर्ता होता है ना, जिस क्रिया से पता चले कि कर्ता, जो कर्ता होगा स्वयं काम नहीं करेगा, वो किसी दूसरे को प्रेरणा देगा, किसी दूसरे को प्रेरित करेगा कि काम हुआ जाए, काम किया जाए, काम हो। ठीक है, उसको करने के लिए कर्ता बार बार प्रेरणा देगा, पीछे से सभी को आगे बढ़ाने की प्रयास करेगा। उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया बोलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका अगर डेफिनेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जिस क्रिया से पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। किसी दूसरे को कार्य करने की वो प्रेरणा देता है, मतलब प्रेरित करता है। अभी इस प्रेरणार्थक क्रिया के भी 2 भेद हैं, 2 अलग अलग भेद हैं। जैसे हमने यहाँ देखा, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। अभी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, आइए समझते हैं। अभी प्रथम जो प्रेरणार्थक क्रिया है, इसमें आपको एक बात याद रखना होगा। यहाँ जो मूल शब्द है इसका अगर ध्यानपूर्वक समझते हैं प्रेरणार्थक को, देखिए यहाँ पर एकदम स्पष्ट लिखा है, मूल क्रिया में आप प्रत्यय जोड़कर, ये जो आप प्रत्यय जोड़कर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जाती है। जैसे हमने यहाँ उदाहरण में लिखा, रोना, रुलाना। ठीक है, रोना, रुलाना, जीतना, जिताना, ऐसे यहाँ पर आ प्रत्यय जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर जैसे हमने बताया कि आ प्रत्यय है, तो ये जो आ प्रत्यय यहाँ रोना है, रुलवाना। ठीक है,
फिर इस प्रकार से हमने यहाँ आ प्रत्यय जोड़ दिया, जितना, जितवाना। आ प्रत्यय जोड़कर मूल शब्द को, मतलब धातु शब्द को, वो जो मूल शब्द है वो धातु शब्द है, धातु शब्द में हम आ प्रत्यय लगाकर, आ प्रत्यय लगाकर ये जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया शब्द बनता है, इस प्रकार से आपको यहाँ समझना होगा। फिर आगे देखेंगे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक में कैसा है, मूल क्रिया में वा प्रत्यय, इसमें है वा प्रत्यय जोड़कर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जाती है। इसमें वा प्रत्यय को जोड़ना है, ठीक है। अभी वा प्रत्यय जोड़कर कैसे, जैसे रोना रुलवाना, रोना रुलवाना, जीतना जितवाना। अभी इन दोनों के वाक्य को एक बार समझने की प्रयास करेंगे कि ये वाक्य में रहते कैसे हैं, वाक्य में बैठेंगे कैसे। अभी देखिए, ये जो प्रथम प्रेरणार्थक है, मूल रूप से हमने यहाँ देखा संरचना के आधार पर जो क्रिया है उसका जो प्रथम भाग है, प्रेरणार्थक जो क्रिया है उसके जो दो भाग हैं, और प्रेरणार्थक में हमने देखा कर्ता स्वयं न करके दूसरे तीसरे को प्रेरित करता है कि काम हुआ जाए, किया जाए, काम हो, संपन्न हो। तो यहाँ पर इस वाक्य से पूरा समझ में आ जाएगा कि वो कैसे। जैसे आप देखिए, प्रथम प्रेरणार्थक में हमने बोला था आ प्रत्यय जोड़कर हम मूल शब्द को प्रथम प्रेरणार्थक बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कैसा, कप्तान टीम को जिताता है। अभी देखिए, कप्तान टीम को जिताता है, यहाँ पर हमने लिखा कप्तान टीम को जिताता है। कप्तान यहाँ क्या है, करता है, मतलब जो कर्म करता है वो कप्तान है। वो दूसरे को प्रेरित करता है, अपने टीम को प्रेरित करता है, अपने ग्रुप को, अपने संगठन को मजबूत करता है, और क्या होगा, टीम को जितवाता है। तो ये हो जाएगा आपका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में। जैसे जिताना, जैसे जीतना से जिताना शब्द द्वारा यहाँ पर प्रेरणा देता है कप्तान। तो ऐसा वाक्य हमने यहाँ लिखा, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि प्रेरणार्थक क्रिया में खुद ना करके किसी दूसरे को प्रेरित करता हो, दूसरे को प्रेरणा देना है कि काम हुआ जाए। जैसे एक उदाहरण में लिखा, और हमने देखा आ प्रत्यय जोड़ना था, आ प्रत्यय जोड़कर जैसे हमने यहाँ पर बताया, आपके समक्ष अपने दिखाया हमने कि रोना है रुलवाना, जीतना है जितवाना। फिर उसका वाक्य में कैसे रूपांतर कर सकते हैं, वाक्य में कैसे उसको व्यवहार में ला सकते हैं। जैसे कप्तान टीम को जितवाता है, माँ बच्चे को प्रेरणा देती है। इस प्रकार से हम आगे की चीज़ों को ले सकते हैं। अभी देखेंगे हम द्वितीय प्रेरणार्थक में। द्वितीय प्रेरणार्थक में जैसे बताया था, वा प्रत्यय जोड़कर मूल शब्द में, मतलब धातु शब्द में, इस मूल शब्द में वा प्रत्यय जोड़कर हमने जैसे बनाया था रोना से रुलवाना, जीतना से जितवाना। ठीक उसी प्रकार ये वाक्य में हमने लिखा कप्तान टीम को गेंदबाजों के द्वारा जितवाता है। कप्तान टीम को गेंदबाजों के द्वारा जितवाता है। देखिए, कप्तान ने प्रेरित किया गेंदबाजों को, अपने टीम को प्रेरित किया कि उनका टीम जीते। तो इस प्रकार का वाक्य हमने यहाँ पर लिखा है। और आगे आइए, अभी पढ़ेंगे हम संरचना के आधार का, जो संरचना है इसके आधार का दूसरा भाग, संयुक्त क्रिया। अभी संयुक्त क्रिया क्या क्या है, मूल 3 रूप हैं। संयुक्त क्रिया के मूल 3 भेद हैं। क्या क्या 3 भेद हैं, देखिए, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया और रंजक क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है, सहायक क्रिया क्या है और रंजक क्रिया क्या है, उसको एक बार समझते हैं। अभी मुख्य क्रिया बोलेंगे तो यहाँ पर देखिए आप, जिस क्रिया, मतलब जो क्रिया मुख्य अर्थ की वाहक होता हो, ये जो मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया मतलब वो जो क्रिया का मुख्य अर्थ का वाहक होना चाहिए। फिर दूसरा है ये जो सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया का काम है मुख्य क्रिया की अर्थ को पूरा करती है, ये क्रिया की अर्थ को संपन्न करने में ये सहायक है। फिर ये रंजक क्रिया, रंजक मतलब तो कुछ बेहतर दिखाना, एकदम सुंदर दिखाना, रंजक क्रिया। तो यहाँ पर हमने लिखा विशेष अर्थ में प्रकट करने के लिए रंजक क्रिया का व्यवहार होगा।
मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरा करने के साथ रंजकता, ये रंजकता यानी कि विशेष अर्थ देती है, ये रंजक क्रिया का काम है। अभी आइए एक वाक्य के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक वाक्य हमने लिखा है, हरीश मुंबई जाता रहता है। हरीश मुंबई जाता रहता है। अभी देखिए, हरीश मुंबई जाता रहता है, ऐसा वाक्य है। अभी इसमें मुख्य क्रिया क्या? जाना है। अभी मुख्य क्रिया क्या? ये जाना, मतलब जाता रहता है। मुख्य क्रिया मुंबई जाने का हरीश के द्वारा काम होता है, ठीक है, ये करता है, करता मुंबई जाने का काम हो रहा है। मुख्य क्रिया जाता, जाता रहता है। जाता रहता लिखते हमें क्या पता चल रहा है? वो बार बार जाता है, जाता रहता है। मतलब एक सप्ताह में हो सकता है 1 बार 2 बार, महीने में 3 बार 4 बार, साल में 5 बार 7 बार मुंबई जाता रहता मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस में निरंतरता के साथ वो जाता रहता है। तो ये रहता शब्द यहाँ पर लिखा, रहता मतलब वहाँ रहना नहीं है, जाता रहता है। ये रंजकता प्रकट कर रहा है, ये और बेहतर दिखा रहा है किसको? इस क्रिया को बहुत रंजकता के साथ, बहुत स्पष्ट के साथ, विशेष अर्थ में। कैसे विशेष अर्थ हम बोल सकते हैं? जाता रहता है मतलब बार बार जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ये रंजक क्रिया रहता, ठीक है, ये रंजक क्रिया हो गया रहता। फिर यहाँ पर हमने देखा था सहायक क्रिया। अभी इसको हे को आप नहीं लिख देंगे, यहाँ पर हे को अगर नहीं लिख देंगे तो ये पूरा का पूरा वाक्य का अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे हरीश मुंबई जाता रहता, ये पूरा का पूरा वाक्य जो हमने लिखा, इस वाक्य का अर्थ यहाँ प्रकट होकर नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे इसको? ये जो हे हमने लिखा, ये सहायक क्रिया है। ये जो हे है ये हमारा सहायक क्रिया जाता रहता है। मुख्य क्रिया, रंजक क्रिया और सहायक क्रिया, इन तीनों को मिलाकर ये एक वाक्य लिखा है हमने। ये है संयुक्त क्रिया का शब्द। यहाँ तीनों क्रिया हैं इसलिए संयुक्त, तीनों क्रिया मिलकर ये बात को, इस पूरे के पूरे पंक्ति को संपन्न किया है। तो ये हो गया संयुक्त मतलब साथ में मिलकर करने वाला, है ना। संयुक्त मतलब तो जुड़ाव के साथ। जैसे हमने देखा संयुक्त होकर मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया और रंजक क्रिया मिलकर संयुक्त रूप से उन्होंने इस वाक्य को संपन्न करने में अपनी अपनी सहायता यहाँ पर प्रकट की है। तो ये हो गया संयुक्त क्रिया का एक उदाहरण। फिर आगे देखेंगे हम नाम धातु क्रिया। ये तो बहुत आसान है। नाम धातु क्रिया बोलेंगे तो जो संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है और विशेषण शब्द है, 3 अलग अलग शब्द हैं। उन शब्दों से जब हम उन शब्दों को क्रिया में जब बदलते हैं तो वो नाम धातु क्रिया बन जाते हैं। एकदम आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। नाम धातु क्रिया बोलेंगे तो जो संज्ञा शब्द है उसमें कुछ जोड़ देंगे हम। मूल शब्द संज्ञा शब्द है, उसमें कुछ जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा नाम धातु क्रिया शब्द, मतलब क्रिया शब्द हो जाएगा, तो वो नाम धातु होगा। संज्ञा, फिर से बता रहा हूँ, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण 3 हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जब मिलते हैं उनमें कुछ जोड़ा जाएगा, उनके मूल शब्द से कुछ जोड़ा जाएगा तो वो क्रिया शब्द बनते हैं। तो वो बनते हैं क्या? नाम धातु क्रिया। वो नाम धातु क्रिया क्या क्या देखिए आप, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। आगे देखिए यहाँ, अभी हाथ बोलेंगे तो हाथ, जैसे ऐसा हाथ हमने बोल दिया, हाथ बोलते हमें पता चलता है कि ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। और इस शब्द से हमने क्या बनाया इधर क्रिया शब्द हथियाना, हाथ से हथियाना। ठीक वैसे ही चिकना मतलब विशेषण, एक विशेष गुण है। ये जो बोर्ड है बहुत चिकना है, ये बोर्ड बहुत चिकना है। चिकना मतलब एक विशेष गुण, मतलब विशेषता प्रकट कर रहा है, तो विशेषण है। तो ये जो विशेषण शब्द है चिकना, इस चिकना शब्द से हमने बनाया चिकनाना। लड़का कपड़े को घिस घिस कर चिकनाने की कोशिश कर रहा है। लड़का
सामान को या बोतल को घिस घिस कर चिकनाने की प्रयास में लगा हुआ है, ऐसा वाक्य हम बता सकते हैं यहाँ। ये जैसे हमने बताया नाम धातु क्रिया बोलेंगे तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण मूल शब्द से बनने वाले जो क्रिया शब्द हैं वो होंगे नाम धातु शब्द। अभी पूर्वकालिक क्रिया, अंतिम जो क्रिया है, संरचना के आधार पर जो क्रिया है उसका अंतिम जो भाग है वो है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया की एक चर्चा करते हैं। पूर्वकालिक बोलते ही हमें पता चलता है पूर्व मतलब पहले, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व में मतलब पहले आने वाले क्रिया। जैसे अभी उदाहरण में देखेंगे यहाँ, जहाँ एक क्रिया से पूर्व अन्य क्रिया आए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ, एक क्रिया से पूर्व दूसरा क्रिया आए तो वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाता है। जैसे कैसे, देखिए यहाँ इस वाक्य से आप समझने की कोशिश कीजिए। उसने हाथ धोकर खाना खाया। अभी खाना खाने का काम हुआ है, ये क्रिया है, लेकिन कैसे? हाथ धोकर। एक क्रिया से पूर्व दूसरा क्रिया हुआ, ठीक है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। उसने हाथ धोकर खाना खाया। उसने हाथ जोड़कर लोगों को प्रणाम किया। इस प्रकार के जो वाक्य होंगे उनमें पूर्वकालिक क्रिया, एक क्रिया खाना, ये खाया, ये जो खाना खाया, खाने से पहले हाथ धोकर खाना खाया। हाथ धोकर, धोना भी क्रिया है, खाना भी क्रिया है, ठीक है। तो इसमें दो क्रिया, जैसे हम सर्वनाम में पाते थे, सर्वनाम में हमने पाया है सर्वनामिक विशेषण, विशेषण में हमने देखा सर्वनामिक विशेषण। और जैसे हम विशेषण की चर्चा करते हैं तो एक विशेषण से पहले दूसरा अगर विशेषण आता है तो उसको हम प्रविशेषण बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ एक क्रिया से एकदम तुरंत पहले कोई दूसरा क्रिया आ जाए तो पूर्वकालिक क्रिया उसको कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया शब्द। यहाँ पर कोई अगर पूछे कि पूर्वकालिक क्रिया शब्द कौन सा है, एक क्रिया के तुरंत सामने वाले क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया शब्द बोलेंगे, ठीक है। अभी एक बार अंतिम फिर से समझाता हूँ। एक बार देखिए, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, इसमें 4 मूल भाग हैं। पहला आप देखिए, पहला हो गया प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा हो गया संयुक्त क्रिया, तीसरा हो गया नाम धातु क्रिया और चौथा हो गया पूर्वकालिक क्रिया। अभी हमारा जो प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक में कर्ता खुद ना करके दूसरों को प्रेरित करता है कर्म करने के लिए, कार्य संपन्न करने के लिए, और ऐसा हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने साथ, तो रख सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये एक बात हुई। और ये जो प्रेरणार्थक क्रिया है उसके 2 मूल भाग हमने देखे और 2 भाग, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक देखा है। प्रथम प्रेरणार्थक में आ प्रत्यय लगाया और द्वितीय में वा प्रत्यय लगाकर हमने यहाँ पर वाक्य के द्वारा आपको समझाया। फिर संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया के 3 मूल भेद पाए, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया और रंजक क्रिया। मुख्य क्रिया क्या, सहायक क्रिया क्या और रंजक क्रिया क्या है, उसकी स्पष्टता हमने की है और वाक्य द्वारा आपको समझाया। फिर नाम धातु क्रिया, जो सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण से बनने वाले जो क्रिया शब्द हैं उनको हम नाम धातु क्रिया बोलते हैं। और अंतिम जो है वो पूर्वकालिक क्रिया, जहाँ पर साथ साथ 2 क्रिया आते हैं, एक क्रिया से तुरंत पहले एक क्रिया आ जाए तो वो पूर्वकालिक क्रिया होगा। अगर इसके पहले के वीडियो को आपको देखना है तो ऊपर इस आई बटन पर क्लिक कीजिएगा और इस वीडियो को, मतलब कर्म के आधार पर जो क्रिया होगा, ये तो संरचना के आधार पर हमने अभी चर्चा की है, कर्म के आधार पर जो है वहाँ पर आप देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं।